चलिए आज हम बात करेंगे एप्स्टीन से जुड़ी एक खबर के बारे में। एप्स्टीन की 2019 में जेल में मौत हो चुकी थी, पर कई जो थियरीज हैं वो इसे मोसाद या इजरायली जो इंटेलिजेंसी है उसका काम बताते हैं, ताकि जो एप्स्टीन है वो राज न खोल सके। कुछ रिपोर्ट्स जैसे एक्स पोस्ट वगैरह में एप्स्टीन अभी भी जिंदा है और इजराइल में छिपा है, लेकिन ये अनप्रूव्ड और साजिश वाली थ्योरी बताई जाती है क्योंकि इन्हें अभी तक साबित नहीं किया गया है। नेतन्याहू ने हाल ही में कहा है कि बाराक के साथ उसके रिलेशन से साबित होता है कि एप्स्टीन इजराइल के लिए काम नहीं करता था, लेकिन ये खुद कंट्रोवर्सी है क्योंकि नेतन्याहू पहले खुद ऐसी थियरीज जो हैं वो शेयर कर चुके हैं। तो जैसे खबर देखें तो दस्तावेज से पता चलता है कि जेफरे एप्स्टीन ने इजरायली सैन्य संगठनों को दान दिया था। तो उन्होंने कितना दान दिया था और एप्स्टीन जो जेफरे कौन है और वे क्या कार्य करते थे और उन्हें जेल में क्यों डाला गया था, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन है जेफरी एप्स्टीन। तो जो जेफरी एप्स्टीन है वो एक अमेरिकी फाइनेंसियर और यौन अपराध, बाल शोषण वगैरह के जो अपराध हैं उनमें मानव तस्करी वाला व्यक्ति था। वह दुनिया के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक का केंद्र था, जिसमें उसने अपनी संपत्ति और पावरफुल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके नाबालिग लड़कियां जो हैं उनका शोषण किया था। जैसे उसका जो जन्म है वो 20 जनवरी 1953 में बुकलिन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में एक जो वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। शुरुआती उसके करियर की बात करें तो वो कॉलेज डिग्री नहीं होने के बावजूद उसने 1970 के दशक में डाल्टन स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया था। बाद में वॉल स्ट्रीट पर बीएस स्टेट्स बैंक में काम किया और 1982 में अपनी खुद की फर्म जी एप्स्टीन इज .co जो है वो शुरू की, जो अमीर क्लाइंट्स के पैसे मैनेज करती थी। संपत्ति और कुछ उसकी जो जीवन शैली है उसकी बात करें तो वह बहुत अमीर हो गया। अरबों डॉलर की संपत्ति का दावा उसके लिए किया जाता था। न्यूयॉर्क में उसका बड़ा मैंशन था, फ्लोरिडा में घर था, न्यू मैक्सिको में रेंच और कैरिबियन में प्राइवेट जो आइलैंड उसका बताया जाता है उसने खरीदा था। उसके पास प्राइवेट जेट लोलिटा एक्सप्रेस भी था। पावरफुल उसके जो कनेक्शंस हैं उनकी बात करें तो उसके दोस्तों एसोसिएट्स में बिल क्विंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एड्यूड, बिल गेट्स, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और कुछ कई वैज्ञानिक्स और बिजनेसमैन जो हैं वो उसके साथ उसके जो पावरफुल कनेक्शंस में शामिल हैं। एप्स्टीन की मौत के फैक्ट और कुछ सामान्य थ्योरीज की बात करें तो एप्स्टीन को 6 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया था। जेल में पहले भी एक असफल सुसाइड अटेम्प्ट उसने 23 जुलाई को किया था, जिसके बाद उसे सुसाइड वॉच से हटा दिया गया। मौत के समय कैमरे काम नहीं कर रहे थे और गार्ड सो रहे थे। सामान्य थ्योरीज की बात करें तो कई लोग मानते हैं कि यह मर्डर था क्योंकि एप्स्टीन के पास पावरफुल लोगों के राज थे। एफबीआई ने इसे सुसाइड माना, लेकिन 2025 सर्वे में 45% अमेरिकन ने माना है कि वह फॉरेन इंटेलिजेंसी से जुड़ा था। अब बात करें एप्स्टीन के दान और कुछ फाइनेंशियल कनेक्शंस के बारे में। तो फ्रेंड ऑफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उसने 2005 में COUQ फाउंडेशन से $25,000 का दान दिया था। FIDF अमेरिका बेस्ट चैरिटी है जो इजरायली सेना के एक्टिव ड्यूटी सैनिकों, वेंटर्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए फंड रेज करती है। यह इजरायली मिलिट्री से सीधे कोऑर्डिनेट करती है। 2008 में एप्स्टीन ने FIDF चेयरमैन बेनी साप्ताई के साथ इजराइल जाकर मिलिट्री बेस का दौरा किया जब वो सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस का सामना कर रहा था। जवाइजी नेशनल फंड की बात करें JNF की, तो 2005 में COUQ फाउंडेशन से उसने $15,000 का दान दिया था। JNF इजराइल की दूसरी सबसे बड़ी भूमि मालिक संस्था है जो 1901 में पैलेस्टाइन में भूमि अधिग्रहण और ज्यूज सेटलमेंट्स को सपोर्ट करती है। इसे सेटलमेंट बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। फाइनेंशियल इसके कनेक्शन की बात करें तो लेस वेक्सर विक्टोरिया सीक्रेट के फाउंडर, एप्स्टीन का मुख्य फाइनेंशियल बैंकर वेक्सर ने एप्स्टीन को न्यूयॉर्क सिटी का 77 बिलियन वाला मेंशन 20 मिलियन में ट्रांसफर किया था। एदिक ब्रांक की बात करें जो कि जो कि पूर्व इजरायली PM और डिफेंस मिनिस्टर हैं,
उन्होंने 2004 से 6 के बीच में वेंकर फाउंडेशन से बाराक को 2 मिलियन जो है वो मिले थे। एप्स्टीन ने 2015 में बाराक की लिमिटेड जो पार्टनरशिप है उसमें 1 बिलियन निवेश किया था। कुछ अन्य पॉइंट जैसे कि इजरायली इंटेलिजेंसी और स्पाई थियरीज की बात करें तो मोसाद एजेंट थ्योरी। एफबीआई ने 2020 में मेमो में एक गोपनीय सोर्स ने दावा किया कि एप्स्टीन बाराक के अंडर स्पाई ट्रेनिंग ले चुका था और मोसाद के लिए काम करता था। सोर्स ने कहा कि एप्स्टीन के वकील एलन डर्सोविट्स ने यूएस अटॉर्नी एलेक्स कोस्टा को बताया कि एप्स्टीन यूएस और सहयोगी इंटेलिजेंसी सर्विसेज से जुड़ा था। ये क्लेम बाराक के मानने से आया क्योंकि नेतन्याहू एक क्रिमिनल है और एप्स्टीन क्षेत्रीय राइवल्सरीज में शामिल था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एप्स्टीन के घरों में ब्लैकमेल मैरिटल मटेरियल इकट्ठा किया जाता था जो मोसाद को भेजा जाता था। एहूद बाराक के अगर रोल की बात करें तो बाराक और एप्स्टीन के बीच 2013 से 17 में 30+ मीटिंग्स हुई और एप्स्टीन ने बाराक को इजरायली यूएई अब्राहम जो अकॉर्ड्स है जैसी डील्स में मदद की। रॉबर्ट मैक्सवेल कनेक्शन की बात करें तो एप्स्टीन की पार्टनर गैसलेन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल मोसाद से जुड़े थे का बैकग्राउंड इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। कुछ का दावा है कि मैक्सवेल ने एप्स्टीन को मोसाद में रिक्रूट किया था। अन्य इंटेलिजेंसी लिंक्स जैसे कि ड्रॉप साइड न्यूज़ की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एप्स्टीन ने इजरायली इंटेलिजेंसी के लिए डील्स ब्रोकर की जो बाद में ऑफिशियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स बनी। अन्य पॉइंट जैसे कि एप्स्टीन के क्राइम्स और कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे उसके क्राइम्स के बारे में। उसमें मुख्य जो आरोप हैं जैसे एप्स्टीन पर सेक्स ट्रैफिकिंग, नाबालिग लड़कियां 14 से 17 साल की को लुभाकर यौन शोषण करने और मानव तस्करी का जो नेटवर्क है उसे चलाने का आरोप था। एफबीआई ने उसके घरों से बैंक रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और कुछ पीड़ितों के बयानों से शोषण के पर्याप्त सबूत इकट्ठे भी किए थे। 2008 के कन्वेक्शन की बात करें तो फ्लोरिडा में बाल वेश्यावृत्ति और प्रलोभन के आरोप में दोषी ठहराया गया, लेकिन विवादास्पद डील से सिर्फ 13 महीने जेल हुई और वर्क के साथ वो रिलीज जो है वो किया गया था। 19 की बात करें 2019 में अरेस्ट फेडरल चार्जेस में सेक्स ट्रैफिकिंग का मामला चला। जुलाई 2019 में गिरफ्तार, लेकिन अगस्त में जेल में सुसाइड कर ली। आधिकारिक जो रिपोर्ट्स हैं, हालांकि कई साजिश थियरीज में इसे मर्डर भी कहा जाता है। गैसलेन मैक्सवेल के रोल की बात करें तो एप्स्टीन की पार्टनर मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया। वो पीड़ितों को रिक्रूट करती थी और कभी कभी शामिल भी होती थी। वो 20 साल की सजा काट रही थी। पीड़ितों की बात करें तो सैकड़ों लड़कियों ने आरोप लगाया, लेकिन एफबीआई ने कहा कि पावरफुल मेन के लिए ट्रैफिकिंग रिंग के सबूत कम थे। हाल ही की जो फाइल्स हैं उसमें एक नई फुटेज और ईमेल्स हैं, लेकिन कोई नया जो चार्ज है वो नहीं लिया गया है। कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात करें उसके की तो पॉलिटिकल कनेक्शन जैसे कि बिल क्लिंटन जो कि पूर्व यूएस प्रेसिडेंट हैं, 2000 के दशक में एप्स्टीन पर कई बार उड़े। फाइल्स में 2002 ईमेल्स हैं जहां क्लिंटन स्टाफ ने प्रिंस एड्यूड को डिनर इनवाइट किया है। नए फोटोज में क्लिंटन स्विमिंग और महिलाओं के साथ। क्लिंटन ने गलती मानी, लेकिन गलत काम से इनकार भी उन्होंने किया था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके पॉलिटिकल कनेक्शन से देखे जैसे कि 1990 से 2000 के दशक में सोशलाइज किया। फाइल्स में एफबीआई टिप्स हैं जहां ट्रंप के खिलाफ सेक्सुअल एब्यूज एलिगेशंस हैं। ट्रंप ने उन्हें फेक बताया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने एप्स्टीन के प्लेन पर कभी फ्लाइट नहीं ली। प्रिंस एड्यूड जो कि ब्रिटिश रॉयल हैं, उनकी बात करें तो नए फोटोज में एड्यूड महिलाओं के साथ हैं और उन्होंने खिताब और महल को भी खो दिया है। जो अहूद बराक जो कि पूर्व जो इजरायली पीएम है, उनकी बात करें तो 30+ जो मीटिंग्स हैं और बिजनेस वेंचर्स इनके साथ किए हैं एप्स्टीन ने। कुछ फाइल्स में स्थायी थियरीज हैं कि एप्स्टीन मोसाद के लिए काम करता था, लेकिन ये जो है अनवेरिफाइड है, इसे अभी प्रूव्ड नहीं किया गया है। टलमेंट्स और कुछ पैलेस्टाइन जो कंटेक्ट्स हैं उनकी बात करें तो जेएनएफ का रोल और सेटलमेंट्स।
जेएनएफ इजराइल की दूसरी सबसे बड़ी भूमि मालिक संस्था है जो 2500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भूमि नियंत्रित करती है। ये संगठन पेड़ लगाने, विकास और भूमि अधिग्रहण के नाम पर काम करता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये प्लेन स्टाइल भूमि पर अवैध सेटलमेंट्स को फंड करता है। वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स की बात करें तो जेएनएफ की सहायक कंपनी हिमानीतू के माध्यम से वेस्ट बैंक में भूमि खरीद और सेटलमेंट्स का विस्तार होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जेएनएफ ने वेस्ट बैंक में पालेस्टाइनी भूमि पर फॉरेस्ट लगाकर दावा किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे कि चौथा जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये सेटलमेंट्स अवैध माने जाते हैं क्योंकि ये ऑक्यूपाइड क्षेत्र में आबादी ट्रांसफर हैं। अगर एप्स्टीन से इसके जो कनेक्शन है उसकी बात करें तो 2005 में एप्स्टीन की COUQ फाउंडेशन ने जेएनएफ को 15,000 जो डॉलर हैं वो दिए, जो कि सेटलमेंट बिल्डिंग एक्टिविटीज से जुड़ा है। ये दान अमेरिकी टैक्स डेड क्विंटल है उनसे चैरिटी के तहत है। पालेस्टाइन जो दृष्टिकोण है और कुछ आलोचनाएं हैं उनकी बात करें तो पालेस्टाइन संगठनों का कहना है कि जेएनएफ जो सेटलर हैं वो कॉलोनियलाइजेशन और अपार्थीड को दावा देते हैं। ये 1948 में 372 पालेस्टाइन गांव की भूमि को जब्त करने में शामिल था और आज भी पालेस्टाइनी नागरिकों को भूमि से वंचित रखता है। वेस्ट बैंक में अगर इसकी बात करें तो जेएनएफ पालेस्टाइन भूमि पर सेटलमेंट्स बनाकर पालेस्टाइन लोगों को बेदखल करता है। जैसे ईस्ट जो सल्म है उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और FIDH जैसी संस्थाएं इसे मानवाधिकार उल्लंघन मानती हैं और पालेस्टाइन दृष्टिकोण से जेएनएफ 1901 से ही भूमि चोरी का हिस्सा है, जो इजरायली सेटलमेंट्स पॉलिसी का आधार है। इजरायली दृष्टिकोण और डिफेंस की बात करें तो इजरायली पक्ष ने जेएनएफ को इजराइल के विकास का प्रतीक माना जाता है और ये संगठन पेड़ लगाने, पर्यावरण संरक्षण, मेडिकल सेंटर्स, इमरजेंसी रिस्पांस और कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं उन पर फोकस करता है। जेएनएफ USA का कहना है कि ये इजराइल की उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को विस्तार करके निवासियों को सपोर्ट करता है। अब बात करें ब्रॉडर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो इजरायली पैलेस्टाइन विवाद में सेटलमेंट्स एक बड़ा मुद्दा है। वेस्ट बैंक में 150 प्लस सेटलमेंट्स हैं जहां 7 लाख प्लस इजरायली रहते हैं, जो पैलेस्टाइनी राज्य की संभावना को कम करते हैं। UN और EU ऐसे अवैध मानते हैं जबकि इजराइल इसे विवादित क्षेत्र मानता है। एप्स्टीन केस के अगर इससे लिंक की बात करें तो ये दान मोजाइद इजरायली इंटेलिजेंसी थियरीज से जुड़े हैं, जहां क्लेम है कि एप्स्टीन इजरायली हितों को सपोर्ट करता था। मीडिया में रूस वर्सेस इजरायली कनेक्शन की तुलना हो रही है, जहां इजरायली लिंक्स को कवर किया जा रहा है। अब बात करें अहूद बराक के साथ जो एप्स्टीन के जो संबंध हैं उनके बारे में तो मीटिंग्स और कुछ जो पर्सनल कनेक्शन जो है उनकी बात करें तो बराक ने एप्स्टीन के न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में कई बार स्टे किया है। इतना कि एप्स्टीन का जो स्टाफ है और जो मैनेजमेंट टीम है इसे अहूद्स अपार्टमेंट भी कहते थे। ईमेल से पता चलता है कि बराक और उनकी पत्नी नीली पेरिली ने 2013 से 17 में कई विजिट्स भी किए हैं। कुल 60 प्लस जो इंटीसेंस जहां उन्होंने मीटिंग्स अरेंज की, ज़्यादातर न्यूयॉर्क में, लेकिन फ्लोरिडा, बोस्टन, पेरिस और यहाँ तक कि एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर भी उन्होंने मीटिंग्स की हैं। बराक ने कहा कि वो पहली बार 2003 में मिले थे। बिजनेस और कुछ फाइनेंशियल जो टाइज हैं उनकी बात करें तो एप्स्टीन ने बराक को मिलिट्री टेक फर्म से कनेक्ट करने की सलाह दी, जो बाद में इजरायली मिनिस्ट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुई। 2015 में एप्स्टीन ने बराक की लिमिटेड पार्टनरशिप में $1 मिलियन निवेश किया। बराक की कंपनी साइबर सिक्योरिटी फर्म में भी एप्स्टीन ने फंडिंग और कुछ कनेक्शंस दिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग और कुछ डिस्कशंस हैं उनकी बात करें तो 3 से 3.5 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग में बराक और एप्स्टीन ने कई टॉपिक्स पर बात की, जैसे रूसी इमिग्रेंट्स को इजराइली लाना ताकि पैलेस्टाइन पॉपुलेशन को ऑफसेट किया जाए। बराक ने कहा कि इजराइली आसानी से 1 मिलियन रूसी इमिग्रेंट को ऑब्जर्व कर सकता है और क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है। नॉर्थ अफ्रीका से आए लोगों की तुलना में ये डेमोग्राफिक कंट्रोल और रीजन से जुड़ी थियरीज को फ्लो करता है। स्पाई और कुछ इंटेलिजेंसी थ्योरीज की बात करें तो 2020 में FBI डॉक्यूमेंट में एक इन्फॉर्मेट में क्लेम किया गया कि एप्स्टीन को बराक ने स्पाई के रूप में ट्रेन किया था और वो मोसाद के लिए काम करता था। एप्स्टीन के वकील अलाम
जो अलान है उन्होंने भी यूएस अटॉर्नी को बताया कि एप्स्टीन यूएस अलायंस इंटेलिजेंसी से जुड़ा था। ये क्लेम अनवेरिफाइड है लेकिन फाइल्स में इसे जोड़ा गया है, ये शामिल है। कुछ हाल ही के डिस्कशंस और मीडिया कवरेज की बात करें तो एक्स ट्विटर पर लेटेस्ट पोस्ट में लोग इसे मोसाद ब्लैकमेल ऑपरेशन से जोड़ रहे हैं और बराक को एप्स्टीन के हेल्डर कह रहे हैं। कुछ में इसे इजरायली डेमोक्रेसी पर चिंता जताई जा रही है। लेस वेंकर और वेंकर जो फाउंडेशन है उसके अगर रोल की बात करें एप्स्टीन से जुड़े की, तो वेंकर वेंक्सनर और एप्स्टीन के रिलेशनशिप की बात करें तो वेक्सनर ने 1980 के दशक के अंत में एप्स्टीन को अपना पर्सनल मनी मैनेजर बनाया। एप्स्टीन वेक्सनर का केवल ज्ञात क्लाइंट था और वेक्सनर ने एप्स्टीन को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जिससे एप्स्टीन वेक्सनर की तरफ से पैसे उधार ले सकता था और टैक्स रिटर्न साइन पर करता था, प्रॉपर्टी खरीदने बेच सकता था और यहाँ तक कि जो हायरिंग है वो भी कर सकता था। वेक्सनर ने एप्स्टीन को न्यूयॉर्क सिटी का बड़ा मैनिशन जो मैंसन है वो दिया था। वो 77 बिलियन वैल्यू का बताया जाता है। उसे सिर्फ 20 बिलियन जो डॉलर है उसमें ट्रांसफर किया गया था। वेक्सनर फाउंडेशन में एप्स्टीन के अगर रोल की बात करें तो वेक्सनर फाउंडेशन ज्यूज लीडरशिप और प्रो इजरायली कारणों के लिए काम करता है। ये अमेरिका में सबसे बड़े प्रो इजरायली फंडर्स में से एक है जो ब्राइट राइट इजराइल और हेली इंटरनेशनल वेक्सनर इजराइल फेलोशिप आदि को फंड करता है। एप्स्टीन 1992 से 2007 तक फाउंडेशनल का ट्रस्टी रहा। फाउंडेशन की 2020 इंडिपेंडेंट रेवेन्यू ने क्लेम किया कि एप्स्टीन का नो मैनी फिगर जो रोल है वो इसमें था, वो सिर्फ नाम का ट्रस्टी था। कोई डेली जो ऑपरेशंस हैं बजट या फंड यूज में डिसीजन जो है वो नहीं लेता था। लेकिन 2005 में लीक कुछ ईमेल्स से पता चलता है कि एप्स्टीन फाउंडेशन के फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट हैं उसमें बहुत शामिल था। ईमेल्स में आस्क जेफरिन जैसे रेफरेंस हैं जहां स्टाफ फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए एप्स्टीन से पूछते थे। ये जो रिव्यू हैं उनको कंट्राडिक्ट करता है। कुछ प्रो इजरायली और जूएस जो फेलिथ्रोफी का कनेक्शन है उसकी बात करें तो वेक्सनर के साथ वेक्सनर मेगा जो ग्रुप है उसका को फाउंडर था। ये यूएस बैलेनियर्स का ग्रुप था जो प्रो इजरायली फेलिथ्रोफी को प्रमोट करता था। फाउंडेशन के जरिए वेक्सनर ने इजरायली इंटेलिजेंसी मिलिट्री से जुड़े जो प्रोग्राम्स हैं उनको सपोर्ट किया, जैसे वेक्सनर इजरायली फेलोशिप जहां इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंसी ऑफिशियल ट्रेनिंग मिलती है। विवाद और कुछ हालिया अपडेट्स की बात करें तो वेक्सनर ने 2019 में कहा कि एप्स्टीन डिप्रेव्ड था, उन्होंने ट्रस्ट किया था लेकिन अब एम्बेरेस्ड हैं। फाउंडेशन ने एप्स्टीन इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज किया है। मोसाद इजरायली इंटेलिजेंसी जो थियोरी है उसकी बात करें तो मुख्य थियोरी जैसे कि मोसाद जो एजेंट थियोरी है, ब्लैकमेल ऑपरेशन थियोरी है और रॉबर्ट मैक्सवेल कनेक्शन थियोरी है। एप्स्टीन की पार्टनर गैसलेन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल मोसाद से जुड़े थे। कुछ दावों में कहा जाता है कि मैक्सवेल ने एप्स्टीन को मोसाद से रिक्रूट किया और 1980 के दशक में इजराइल से ईरान को हथियार सप्लाई में शामिल था। ब्लैकमेल ऑपरेशन की बात करें तो थियोरी है कि एप्स्टीन के घरों में कैमरों की रिकॉर्डिंग मोसाद को भेजी जाती थी ताकि पॉलिटिशियंस और कुछ बिजनेसमैन जो हैं उनको ब्लैकमेल किया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एप्स्टीन ने इजरायली इंटेलिजेंसी के लिए जो डील्स ब्रोकर की और जो बाद में ऑफिशियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स में बनी। अहूद बराल के अगर रोल की बात करें तो बराक और एप्स्टीन के बीच 2013 से 17 में 30 से प्लस जो मीटिंग्स हैं वो हुई थी और एप्स्टीन ने बराक की कंपनी साइबर में निवेश भी किया था। नेतन्याहू ने बराक के साथ रिलेशनशिप की हाईलाइट करके थियोरी को खारिज किया, कहते हुए कि ये प्रूव करता है कि एप्स्टीन इजराइल के लिए नहीं काम करता था। कुछ न्यू इंटेलिजेंसी लिंक्स और कुछ तुलनाओं की बात करें अन्य इंटेलिजेंसी ये अन्य है।
अन्य इंटेलिजेंसी लिंक्स और कुछ तुलना, जैसे कि थ्योरीज में CIA, M16 और KGB का जिक्र है, लेकिन इजरायली फोकस ज़्यादा है। एक 2025 की सर्वे में 45% अमेरिकन ने माना कि एप्स्टीन फॉरेन इंटेलिजेंसी से जुड़ा था, जिसमें इजरायली 27% और रूस जो है वो 30% में टॉप थे। मीडिया में रूस वर्सेस इजराइल की तुलना हो रही है। कई आउटलेट्स जो है वो रूस पर फोकस कर रहे हैं, जबकि इजरायली लिंक्स को कम कवर कर रहे हैं। डिबिंग और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो इजरायली अधिकारियों ने इनकार किया है कि बेनेट ने कहा कि एप्स्टीन कंडक्ट हैड नथिंग वट एवर टू डू द मोस्टर ऑफ द स्टेट्स ऑफ इजराइल। नेतन्याहू ने इसे कंस्पिरेसी जो थ्योरी है उसे कहा, और जिसे उन्होंने खुद पहले शेयर किया था। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। FBI ने क्लेम को अनवेरिफाइड कहा और एप्स्टीन फाइल्स में मोसाद का जो जिक्र है वो भी किया, लेकिन CIA और अन्य का कोई भी जो जिक्र है वो किया गया है, कुछ ही ज़्यादा नहीं है। कुछ मीडिया इसे एंटी सेमिटिक जो थियरीज हैं उनसे जोड़ते हैं। लास्ट पॉइंट है उसे बात करें तो वो है फेक पासवर्ड और इंटरनेशनल ट्रेवल्स के बारे में। जो फेक पासवर्ड है एप्स्टीन के और कुछ ट्रेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो फेक ऑस्ट्रेलियन पासवर्ड का विवरण 2019 में FBI रेड में एप्स्टीन के मैनहट्टन टाउन हाउस के सेफ में एक फेक ऑस्ट्रेलियन पासवर्ड मिला था। पासवर्ड में जो एप्स्टीन की फोटो थी, लेकिन नाम था मैरियस रॉबर्ट फॉलेस्टीन, जो कि मैरियस फॉलेस्टीन का कोई और किसी अन्य का नाम जो है उसने अपने नाम की जगह पर जो है वो मेंशन करवाया हुआ था। जारी होने की तारीख की बात करें इस पासवर्ड की तो ये 21 मई 1982 यानी कि 1989 में, वैलिडिटी इसकी 1987 तक मानी जाती है। जन्म तिथि जैसे कि 30 जुलाई 1954 जो है वो एप्स्टीन की असली जो जन्म तिथि है, लेकिन 20 जनवरी 1953 मानी जाती है। एक साल का इसमें फ़र्क बताया जाता है। जन्म स्थान की बात करें तो वियना ऑस्ट्रेलियन में इनका जन्म हुआ था और रेजिडेंटी दम्मन सऊदी अरबिया, और साथ में सेफ में मिले $70,000 कैश मिला है। 48 जो डायमंड्स हैं यानी कि इस्तेमाल किए गए जो डायमंड्स हैं वो मिले हैं, और 3 असली US पासवर्ड जो हैं वो एप्स्टीन के मिले हैं। 25 से 26 के बीच में दूस फाइल्स में इसे पासवर्ड की फोटेज जारी हुई, जो DOJ वेबसाइट और मीडिया में उपलब्ध है। पासवर्ड और के स्टैम्प्स और कुछ यूज़ की बात करें तो पासवर्ड्स में 1980 के कई जो इंग्रेंट और कुछ स्टैम्प्स हैं जो दिखाते हैं कि इसे इस्तेमाल किया गया था। मुख्य देश जैसे कि फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरबिया। सऊदी कंसोल्ट में 2 महीने की एंट्री परमिशन का स्टैंप भी वहां पर मिला गया है। एप्स्टीन के वकीलों ने 2019 में कोर्ट में दावा किया कि पासवर्ड 1980 के दशक का है, कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था जब हाई जैकिंग आम थी, और कुछ ड्यूजेस अमेरिकन्स को नॉन ज्यूजन्स नाम वाला ID रखने की सलाह दी गई थी। इंटरनेशनल ट्रेवल्स और कुछ प्राइवेट जेट्स की बात करें तो एप्स्टीन के पास कई प्राइवेट जेट थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था बोइंग 727 यानी कि 727। इसका नाम जो था वो था लोलिता एक्सप्रेस नाम से ये जाना जाता था। फ्लाइट लॉन्ग्स की बात करें तो 1995 से 2019 तक से पता चलता है कि एप्स्टीन साल में 600 प्लस घंटे उड़ान भरता था, अक्सर गेट्स के साथ, यानी कि पावरफुल जो लोग हैं और कुछ लड़कियां हैं उनके साथ। मुख्य डेस्टिनेशन जैसे कि US न्यूयॉर्क, पाम बीच, US वर्जिन आइलैंड्स और कुछ अन्य जगह पर ये मुख्य रूप से जाया करते थे। सऊदी अरब 2016 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले एक गल्फ स्ट्रीम जेट में सऊदी अरबिया में 2 से 3 दिन मेडिटेरेनियन जो ट्रिप है उसके लिए गए थे। थियरीज और कुछ कनेक्शंस की बात करें तो फेक पासवर्ड को मोसाद, इजरायली इंटेलिजेंसी या अन्य एजेंसियों रूस वर्सेस KGM से जोड़ा जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में एंट्री और फेक ID स्पाई ऑपरेशन से मिलती जुलती है। कुछ थ्योरीज में ये हनी ट्रैप या ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल हुआ माना जाता है, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। FBI ने इसे अनवेरिफाइड माना और ये जो साजिश है वो थ्योरीज का हिस्सा बताई जाती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।